हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज की वीडियो में करेंगे इंट्रो टू लैन विच कम्स अंडर नेटवर्किंग बेसिक्स। तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। लैन में हम देखेंगे स्विचेस, राउटर्स होते क्या हैं, ठीक है, हब्स, डिफरेंस क्या होता है इनके बीच, और डिफरेंट टोपोलॉजी देखेंगे, कैसे कनेक्शन होता है आपस में डिवाइसेस का, कैसे कनेक्टेड रहते हैं, स्टार, रिंग, सब देखेंगे हम टोपोलॉजी, डिफरेंट बस भी। तो वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग लैन टोपोलॉजीज। देखो, टोपोलॉजीज मतलब होता है कि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी, तो बेसिकली जो डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, चाहे वो आप कंप्यूटर कह लो या लैपटॉप कह लो, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, जिस तरीके से वो कनेक्टेड होंगे उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में अगर आप डायग्राम देख सकते हैं तो देखो, ये सब स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड हैं और एक सेंट्रल डिवाइस होता है, चाहे वो स्विच हो सकता है या हब हो सकता है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि स्विच और हब क्या होता है, पर उसके जरिए, एक सेंट्रल डिवाइस के जरिए सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो ये स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड है, दैट इज वाई इसको स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टोपोलॉजी बेसिकली किस तरीके से कनेक्टेड है, स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड है, इसीलिए स्टार टोपोलॉजी। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी बहुत ही बेसिक टोपोलॉजी होती है, पर इसमें एक कुछ दिक्कतें होती हैं। एक तो नहीं, काफी दिक्कतें होती हैं। एक होता है आपका कि कॉस्ट, सबसे बड़ी दिक्कत कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें जो केबलिंग और जो डेडिकेटेड नेटवर्किंग इक्विपमेंट होती है वो बहुत इसमें चाहिए होती है। और दूसरा जो मेन इसका डिसएडवांटेज होता है वो होता है ये जो डिवाइस, अगर ये डिवाइस फेल हो गया, स्विच या फिर हब जो भी है, अगर वो फेल हो गया तो सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी तो ये आपको अराउंड 8 कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, 64 डिवाइसेस हैं लेट्स से, या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसे टोपोलॉजी यूज़ करी जा रही है, तो एक डिवाइस सेंट्रल वाला फेल होते ही सारे डिवाइसेस आपस में बंद हो जाएंगे, कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फायदा होता है वो होता है स्केलेबिलिटी। मतलब कि डिवाइस अगर ऐड करना है तो बहुत सिंपल है, उसको सेंट्रल डिवाइस से ही तो ऐड करना है बस। एक और अगर मुझे कंप्यूटर ऐड करना होगा, लेट्स से यहाँ पे मैं कंप्यूटर लूंगा, केबल से कनेक्ट करूंगा इसको सेंट्रल डिवाइस को, और कनेक्ट हो जाएगा। तो स्केलेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, और ये तो इसमें बता रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं बस टोपोलॉजी। तो ये देखो, अगर आप बस स्टॉप आपने देखे होंगे तो बस की फॉर्म में ही है ना। जब बस रुकती है तो इधर से भी लोग आ सकते हैं, इधर से भी लोग आ सकते हैं, राइट। तो ये बस की फॉर्म में है, जिसमें एक सेंट्रल एक केबल होती है, जिसको हम शायद बैकबोन केबल बोलते हैं। यस, बैकबोन केबल बोलते हैं। तो उससे ही सारे कनेक्टेड होते हैं। तो इसका फायदे की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही केबल है, तो केबलिंग की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक ही सेंट्रल केबल होता है, बैकबोन केबल। ठीक है, तो कॉस्ट एफिशिएंट होती है, कॉस्ट एफिशिएंट है, पक्की बात है, क्योंकि केबलिंग की इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, इसको सेटअप करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, डेडिकेटेड कोई नेटवर्क इक्विपमेंट में कोई ज़्यादा खास नहीं चाहिए होती। ठीक है, पर इसकी डिसएडवांटेज है कि रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी क्यों? क्योंकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, जैसे कि बैकबोन केबल, अगर ये केबल ब्रेक हो गई तो फिर सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। तो इसका डिसएडवांटेज ये है। स्लो भी हो जाती है ये, एक और डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर सारे डिवाइसेस आपस में साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही बात कर रहे हैं या पैकेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पैकेट स्लो भी हो जाते हैं। ठीक है, फायदा इसका सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। जो रिंग टोपोलॉजी बेसिकली मींस कि रिंग की फॉर्म में देखो सारे कनेक्टेड है, एक लूप बनाते हैं। ठीक है, अगेन ये भी थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो वायरिंग है वो देखो आप कितनी कम है, कोई सेंट्रल कोई डिवाइस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे आपस में ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये भी है कि एक डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनली होती है ये भी, इस डायरेक्शन में। तो अगर कोई फॉल्ट होता है तो डीबग करना आसान है, क्योंकि एक सिंगल मोशन में जा रही है पैकेट जो जा रहे हैं। ठीक है, पर इसकी डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर मेरे को इस डिवाइस से इस डिवाइस पे भेजना है तो वो इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो अगर लेट्स से ये जो रिंग है अभी तो 4 कंप्यूटर्स की, अगर ये 8 कंप्यूटर की है, 16 कंप्यूटर की है, और मुझे 1 से लेके 15 नंबर पर अगर है कोई डिवाइस उसको भेजना है, तो सारा ट्रैवल करके जाएगा वो। तो रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा है, स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो पड़ जाती है, बॉटलनेक भी आ सकते हैं कई बारी।
ठीक है, और केबल कट हो गई, ब्रोकन डिवाइस हो गया, तो एंटायर नेटवर्क ब्रेक कर जाएगा। अगर मान लो यहीं से ही ब्रेक हो गया तो ये पैकेट इसको ही नहीं भेज पाएगा, तो आगे चलने वाले कंप्यूटर्स को भी नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं स्विच की। तो स्विच ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर स्कूल्स हैं जिसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो उनको आपस में कनेक्टेड रखने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होती है वो होती है स्विच। ठीक है, स्विच का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है? स्विच में पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे 4, 8, 16, 24, 32, 64 सो ऑन, ऐसे पोर्ट्स होते हैं। तो हर एक पोर्ट से एक डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। तो स्विचेस तो बहुत ज़्यादा काम की होते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्विचेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं हब्स और रिपीटर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। अभी मैंने आपको नहीं बताया हब्स और रिपीटर क्या होते हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि स्विच कैसे फ़ायदेमंद है हब्स और रिपीटर से। कैसे ज़्यादा फायदेमंद है? क्योंकि ये ट्रैक रखते हैं किस डिवाइस, कौन सा डिवाइस कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसे रिपीटर है, ठीक है, हब्स है, उसमें क्या होता है कि वो सारे पोर्ट को रिपीट करना पड़ता है एक ही पैकेट। तो अगर 64 लेट्स से पोर्ट है तो 64 पोर्ट्स को रिपीट करेगा पैकेट, सबको भेजेगा। जबकि इसमें क्या है कि कौन से पोर्ट पे कौन सा डिवाइस है तो उसी पे जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इंटेंडेड ट्रैफिक है तो नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्विचेस और राउटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से कि स्विच ने देखो ये डिवाइस कनेक्ट कर दिए, जैसे देखो ये अराउंड आपके 12 डिवाइसेस हैं, ये भी 12 डिवाइसेस हैं, तो 12 कनेक्टेड है अलग अलग स्विच से, और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया है राउटर से। ठीक है, तो अब मैं अभी राउटर बताऊंगा, ये देखो व्हाट इज अ राउटर है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि राउटर इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं, स्विच नहीं होती। राउटर को पता होता है कि कहाँ भेजना है, कैसे कनेक्ट करना है, क्या पाथ है, राउटिंग करना है ना। स्विच को नहीं पता होता। तो स्विच का काम सबसे बढ़िया ये होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना, क्योंकि इसमें पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। स्विच जब भी सुनो बस उसको ऐसे मानो कि स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता। तो स्विच क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होता है, और मोस्टली बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक तो फायदा हो सकता है, इसका एक फायदा होता है कि रिडंडेंसी और रिलायबिलिटी एक तरीके से बढ़ जाती है नेटवर्क की, क्योंकि बहुत सारे उसके पाथ्स हो जाते हैं, बहुत सारे एक एडिशनल पाथ उसमें जुड़ जाते हैं स्विचेस के। ठीक है, तो डाउन टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। अब बात करते हैं राउटर की। तो राउटर क्या करता है कि वो कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को। राउटर डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर रहा है, एक तरीके से राउटर कनेक्ट कर रहा है नेटवर्क्स को। ठीक है, और वो किस तरीके से पैकेट्स को ट्रांसफर करता है? बाय राउटिंग, इसीलिए इसका नाम होता है राउटर। ठीक है, तो राउटिंग क्या होता है? एक लेबल है जो कि प्रोसेस करता है डेटा को, मतलब एक नाम दिया गया है इस प्रोसेस को। प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रैवलिंग अक्रॉस नेटवर्क्स इज राउटिंग। मतलब जो नेटवर्क में जो डेटा ट्रैवल हो रहा है, जो उसको प्रोसेस, मतलब जो कंप्लीट प्रोसेस है डेटा ट्रैवल का डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब वो डेटा जा रहा है उसको हम राउटिंग कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल दिया, देखो कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कैसे कनेक्ट है, एक राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, और ये पी। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? लोकल एरिया नेटवर्क। सबमिट। व्हाट इज द वर्ब गिवन टू द जॉब दैट राउटर्स परफॉर्म? राउटिंग। What device is used to centrally connect multiple devices on the local network and transmit data to the correct location? अच्छा, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है? तो हम बात करते हैं स्विच की। ठीक है, What topology is cost efficient to start to set up? अच्छा, देखो कॉस्ट एफिशिएंट कौन सी होती है? वो होती है बस। What topology is expensive to set up and maintain? तो होती है स्टार टोपोलॉजी। Complete the interactive lab attached to this task. अच्छा, लैब हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। View site, next, next। अच्छा देखो रिंग टोपोलॉजी दिखा रहा है, पैकेट्स ऑफ डेटा ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट अंटिल दे हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। अच्छा, ये फ्लॉ देखो सारा एक्सप्लेन भी कर रहा है। इफ यू होवर ओवर द मिडल ऑफ द नेटवर्क केबल यू कैन कट इट एंड सी व्हाट हैपेंस टू द पैकेट्स। ये देखो कट कर दिया तो ये जो डेटा था देखो रुक गया। ओके, अच्छा इंटरेक्टिव वे है ये समझाने का। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? देखो एक केबल, सिंगल केबल से हम कनेक्टेड होते हैं, हमने बैकबोन केबल हमने देखा था इसको।
ठीक है, डेटा इज सेंट इन बोथ लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन डाउन द बैकबोन अंटिल द पैकेट्स डेस्टिनेशन इज रीच्ड। तो वो बोथ लेफ्ट और डाउन, लेफ्ट और राइट जाते हैं जब तक पैकेट की डेस्टिनेशन रीच नहीं हो जाती। मेजर फ्लॉ इन द बस टोपोलॉजी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को वो नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता। सो ऑन द नेक्स्ट स्टेप सेंड एज मैनी पैकेट्स एज क्विकली एज यू कैन ट्राई टू टेक डाउन द नेटवर्क। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर 1 से लेट्स से कंप्यूटर 2 को बहुत सारे पैकेट भेज देता हूँ। देखो बस नेटवर्क इज नाउ डाउन। ठीक है, with the star topology all devices are connected with their own cable to a central switch hub। ठीक है, every packets is sent through this switch which means if the switch goes down, हाँ अगर switch goes मतलब switch को कुछ हो गया, switch खराब हो गया तो नेटवर्क नहीं काम करेगा। ठीक है, see if you can somehow break the switch। हाँ हाँ हमारा बन के आ रहा है, देखो ये देखो the network is now down। तो ये हमें मिला फ्लैग। काफी इंटरेक्टिव वे है समझाने का। ठीक है, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं सबनेटिंग। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है, लोगों को मुझे नहीं पता कि क्यों कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा एज ऑलवेज। देखो हम जाते हैं वर्ड पे, सब नेट। नेट बेसिकली नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म है, सब यानी कि एक छोटा स्मॉलर नेटवर्क। ठीक है, तो अभी तक हमने नेटवर्क की टोपोलॉजीज वगैरह देखी थी। तो सबनेटिंग होता है स्प्लिटिंग अप अ नेटवर्क इनटू स्मॉलर मिनिएचर नेटवर्क विद इन इटसेल्फ। जैसे कि हमने नाम में देखा था कि सब नेटवर्क, नेट मतलब नेटवर्क, सब मतलब स्मॉल या उसका ही छोटा वर्जन। ठीक है, तो मिनिएचर नेटवर्क जैसे हम बोलते हैं। तो एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स में तोड़ना है सबनेटिंग। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे केक है। ठीक है, तो जब आप अपने दोस्तों को केक देते हो तो केक को आप पोर्शन में काट के देते हो, राइट, स्मॉल स्मॉल पोर्शन में। ठीक है, तो सबनेटिंग बेसिकली ये हो गया कि किसको कौन सा स्लाइस मिलेगा। ठीक है उसके लिए रिजर्व करना, तो वो हो गया आपका सबनेटिंग। तो अब इसमें देखो एक अच्छा एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन का। लेट्स से आपके डिफरेंट बिजनेस है कोई, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, ह्यूमन रिसोर्सेज अलग है। तो देखो इंटरनेट से कौन कनेक्ट करता है, राउटर। और राउटर किससे कनेक्टेड होता है जनरली बिजनेस में, स्विचेस से। और स्विचेस होता है जैसे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो इस स्विच से ये अकाउंटिंग के 4 पीसीज कनेक्टेड हैं, इसी स्विच से ह्यूमन रिसोर्सेज के 4 कनेक्टेड हैं, और इसी स्विच से फाइनेंस के 4 कनेक्टेड हैं। ठीक है, डिवाइसेस। ठीक है, तो सबनेट बेसिकली इनके अलग अलग हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि अकाउंटिंग वाला एक सेपरेट एंटिटी रहे थोड़ा सा, तो ये एक सबनेट को बिलोंग करेंगे, ये दूसरे सबनेट को, ये तीसरे सबनेट को। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट डिपार्टमेंट को भेजनी है तो आपको नेटवर्क को भी पता होना चाहिए, आपके नेटवर्क को भी। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है, तो एक सबनेट अकाउंटिंग को दे दिया, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स और तीसरा फाइनेंस को। तो एक ऐसे भी हो जाता है। तो सबनेटिंग बेसिकली अचीव होती है नंबर ऑफ होस्ट जो कि उस नेटवर्क में आते हैं, जो फिट कर पाएँ, उतने डिवाइसेस कर पाएँ, तो वो सबनेटिंग वैसे अचीव करते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है एक नंबर से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं सबनेट मास्क। मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। सबनेटिंग बेसिकली अचीव होती है नंबर ऑफ होस्ट को स्प्लिट करके जो कि एक नेटवर्क के अंदर है। लेट्स से अगर 4 डिवाइसेस हैं तो वो 4 डिवाइसेस आपके उससे स्प्लिट हो गए। ठीक है, नेटवर्क को जो फॉर्म करते हैं, नेटवर्क में अगर मान लो 4 तो मैंने बहुत कम ले लिया, 100 डिवाइसेस हैं, तो वो स्प्लिट करके बन जाता है। उस नंबर को जो कि स्प्लिट करके जो नंबर ऑफ डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है वो होता है सबनेट मास्क। ठीक है, तो अगर हम आईपी एड्रेस देखें तो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है, 4 ऑक्टेट्स होती हैं। पहला ऑक्टेट ये होता है, देखो 0 से 255 तक रेंज करता है, दूसरा भी 0 से 255, 0 से 255 है, दैट मीन्स 2 की पावर 8, 256 है ना, तो वो इसीलिए ऑक्टेट बोला जाता है ये। तो 4 ऑक्टेट होती हैं। तो सबनेट आईपी एड्रेस को देखो 3 तरीके से यूज करता है। ठीक है, पहला नेटवर्क एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा होस्ट एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और तीसरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, पर्पस देखते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 192.168.1.0 है, तो ये हो गया आपका नेटवर्क का एड्रेस।
मतलब जिसकी जो आईपी 100 होगी, 1.100 होगी, एंड में 100 होगा, ठीक है, वो नेटवर्क किससे आइडेंटिफाई होगा? 192.168.1.0 से, क्योंकि जो पहला एड्रेस होता है वो एक्चुअल नेटवर्क का स्टार्ट जो होता है, सबसे पहला जो एड्रेस होता है .0, जो एंड में 0 आता है, वो नेटवर्क के एग्जिस्टेंस को बताता है। समझ गए? जैसे अगर आप अपनी आईपी देखोगे अभी, अगर लेट्स से आपकी आईपी आ रही है 192.168.1.17 आ रही है, ठीक है, तो आपका जो आइडेंटिफायर होगा, नेटवर्क एड्रेस आइडेंटिफायर होगा कि वो एग्जिस्ट करता है, वो होगा 192.168.1.0। ठीक है, होस्ट एड्रेस अगर आपको देखना है, तो अगर मान लो डिवाइस का एक नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.10 है, ठीक है, तो आपका होस्ट एड्रेस आपका ये हो सकता है 192.168.1.100। ठीक है, बेसिकली आईपी एड्रेस जो कि उस सबनेट पे डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। डिफॉल्ट गेटवे होता है वो एक स्पेशल एड्रेस होता है जो कि एक डिवाइस को, जो कि एक नेटवर्क पे है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेज सकता है इंफॉर्मेशन। तो डिफॉल्ट गेटवे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर हमें पता नहीं होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक ऐसा स्पेशल एड्रेस जो कि एक डिवाइस को असाइन होता है, जो कि कैपेबल है दूसरे नेटवर्क को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेजने के लिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दिया है 192.168.1.254। एक्सप्लेनेशन देखो, एनी डेटा दैट नीड्स टू गो टू अ डिवाइस दैट इजंट ऑन द सेम नेटवर्क विल बी सेंट टू द डिवाइस, टू दिस डिवाइस। कौन सा डिवाइस? डिफॉल्ट गेटवे। दीज डिवाइसेस कैन यूज एनी होस्ट एड्रेस, कोई सा भी होस्ट एड्रेस तो यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली यूज आइदर द फर्स्ट और लास्ट होस्ट एड्रेस। मतलब जैसे 254 है, अगर डिवाइसेस 254 है तो 254 या तो यूज करेगा या फिर 1.1 यूज करता है। ठीक है, तो इसका पर्पस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इन स्मॉल नेटवर्क सच एज एट होम यू विल बी ऑन वन सबनेट। होम एक स्मॉल नेटवर्क है, राइट, बहुत ज्यादा डिवाइसेस नहीं होते, तो उसमें आपका एक ही सबनेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा भी बहुत कम है कि आप 254 डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड होंगे घर में, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बिजनेस और ऑफिस ही होते हैं जिसमें ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, कैमरास होते हैं, सेंसर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो सबनेट बहुत सारे बेनिफिट देता है। पहला देता है एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल मतलब जैसे अकाउंटिंग का है और आपका एचआर डिपार्टमेंट है लेट से, तो अकाउंटिंग का जो डेटा है आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो तो नेटवर्क जो आप अकाउंटिंग को जो प्रिविलेजेस देनी है, परमिशन देनी है, वो आप अकाउंटिंग के सबनेट को दोगे। अगर आपको डिफरेंट दूसरा जो एचआर है उसको देनी है, खाली एचआर को देनी है, अकाउंटिंग को नहीं देनी, तो आप एचआर को दोगे, तो फुल कंट्रोल है। सिक्योर भी है, अकाउंटिंग का डेटा आप उसको नहीं दोगे, राइट, तो आपस में बात भी नहीं कर सकते अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे। तो एफिशिएंट भी है काफी अपने काम में। ठीक है, तो अगर हम सिक्योरिटी एलिमेंट को अगर हम देखेंगे सबनेटिंग के, तो हम एक तरीके से कैफे लेते हैं। इस कैफे के पास दो नेटवर्क हैं, एक ऐसे एम्प्लॉयज के लिए कैश रजिस्टर्स के लिए, या फिर मतलब एक दूसरे एम्प्लॉय के लिए कैश रजिस्टर्स हो गया, और जो डिवाइसेस हैं उस कैफे के अंदर, और एक जनरल पब्लिक के लिए। तो जो जनरल पब्लिक है वो हॉटस्पॉट की तरह यूज कर सकती है, और दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं, तो काफी एक सिक्योर एनवायरनमेंट बन गया, राइट। So what is the technical term for dividing a network up into smaller pieces, which is subnetting? Subnet. Okay. How many bits are in a subnet mask? तो वो होती हैं 32, हमने देखी थी, ये रहा 32 bits. ठीक है। Submit. What is the range of a section of a subnet mask? तो which is 0 to 254 255. What address is used to identify the start of a network? तो वो होता है आपका network address. What address is used to identify devices within a network? तो वो होता है आपका host address. What is the name used to identify the device responsible for sending data to another network, which is default gateway? तो देखो, अगर हम ढंग से देख लेते तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आर प्रोटोकॉल। देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस टास्क देखें, जो शुरू का जो पिछला वीडियो देखें अगर हम, तो हमें पता था मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होते हैं, जो कि दो आइडेंटिफायर होते हैं जो बताते हैं कि, अच्छा, एक तरीके से उनके नाम कह लो आप,
उनकी पहचान कह लो डिवाइसेस की। तो आर्प प्रोटोकॉल होता है जो कि अलाउ करता है डिवाइसेस को, ताकि वो अपनी पहचान बता पाए कि ये मैं हूं। ठीक है, लेट्स से .10 जो उसकी आईपी एंड में, और वो .5 दूसरे की है, तो वो जो बताएगा कि मेरा आईपी एड्रेस .10 है, तो वो आर्प प्रोटोकॉल की वजह से होता है। आर्प प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप पिंग करते हो, ठीक है, तो भी आर्प प्रोटोकॉल यूज़ होता है। मतलब पिंग मतलब आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसके अंदर। पर आर्प ये भी बताता है कि हु हैज़ दिस आईपी एड्रेस। अगर आपको पता करना है, डीएनएस रेजोल्यूशन में बहुत आता है काम, तो उसके बहुत सारे रोल हैं। ठीक है, तो आर्प प्रोटोकॉल एक डिवाइस को एसोसिएट करता है उसका मैक एड्रेस विद एन आईपी एड्रेस ऑन द नेटवर्क। अपने मैक एड्रेस को एसोसिएट करने के लिए भी होता है आईपी एड्रेस से। ठीक है, तो हर एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क का, वो एक लॉग रखेगा मैक एड्रेस जो कि एसोसिएटेड है दूसरे डिवाइस से, कि मतलब इस डिवाइस का मैक एड्रेस ये है, दूसरे डिवाइस का मैक एड्रेस ये है। तो आर्प कैसे काम करता है? देखो, दो तरीके से काम करता है। एक होता है आर्प रिक्वेस्ट, एक होता है आर्प रिप्लाई। क्या होता है? आर्प रिक्वेस्ट जब भेजी जाती है तो एक मैसेज भेजा जाता है सबको, पूरे को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। ब्रॉडकास्ट मीन्स जितने भी डिवाइसेज होंगे उस नेटवर्क के अंदर सबको भेजा जाता है, मतलब आर्प रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। और वो ये कहता है कि भाई ये जो मैक एड्रेस है ये किसका है, या फिर ये जो आईपी एड्रेस है ये किसका है, 192.168.1.10, हु हैज दिस आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब सब डिवाइसेस के पास जाता है, तो जिस भी डिवाइस का वो होता है वो एक्चुअली बताता है आर्प रिप्लाई। मतलब एक तो गया आर्प रिक्वेस्ट और एक होता है आर्प रिप्लाई। तो इनिशियल डिवाइस को भेजता है जिसने आर्प रिक्वेस्ट करी है कि हाँ भाई ये मैं हूँ, और अपना मैक एड्रेस बता देता है वो। ठीक है, तो सोर्स का मैक ये हो गया, डेस्टिनेशन का मैक ये हो गया, और ये बताता है मेरा है, आई हैव आईपी एड्रेस। तो ऐसे काम करता है आर्प प्रोटोकॉल। तो आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। What category of ARP packet ask a device whether or not, तो ये होता है ARP request. What address is used as a physical identifier? MAC address. Logical होता है IP address. ठीक है, अब बात करते हैं हम DHCP प्रोटोकॉल की। अच्छा जी, तो IP एड्रेस असाइन कैसे होते हैं, कभी आपने सोचा है? आपको ये तो पता होता है कि आईपी कॉन्फ़िग से चेक कर लो विंडोज़ में आईपी, आईएफ कॉन्फ़िग से लिनक्स में चेक कर लो, बट कभी आपने सोचा है कि आईपी एड्रेस डिफाइन कैसे होते हैं या असाइन कैसे होते हैं डिवाइसेस को? तो वो होते हैं डीएचसीपी प्रोटोकॉल के जरिए। डीएचसीपी इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो होता क्या है, इसकी एक कहानी की फॉर्म में सुनते हैं कि एक डिवाइस जब एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है, अगर उसको मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन नहीं होती, मैन्युअली एक ऑप्शन होता है मैन्युअली आईपी एड्रेस को असाइन करने का। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके आप कर सकते हो, वाईफाई नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में जाके भी कर सकते हो, लैन की भी जाके कर सकते हो। ठीक है, नहीं अगर आपने मैन्युअली करी, तो जब वो कनेक्ट होता है नेटवर्क को, तो एक रिक्वेस्ट भेजता है डीएचसीपी डिस्कवर। जैसे आर्प रिक्वेस्ट होती थी, ऐसी डीएचसीपी डिस्कवर होती है। तो ये चेक करने के लिए कि भाई डीएचसीपी कोई सर्वर है नेटवर्क में या नहीं है। ठीक है, अगर डीएचसीपी सर्वर होता है तो रिप्लाई करता है आईपी एड्रेस से जो कि वो यूज कर सकता है। देखो, डीएचसीपी सर्वर, सर्वर मतलब क्या होता है, जो सर्व करता है। तो डीएचसीपी डिस्कवर रिक्वेस्ट गई कि भाई कोई डीएचसीपी सर्वर है क्या। तो डीएचसीपी सर्वर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कहता है हाँ मैं हूँ, और ये आईपी एड्रेस तुम यूज कर सकते हो, बिकॉज आई हैव सीन कि तुम एक डिवाइस हो जो इस नेटवर्क में पहली बार कनेक्ट हो रहे हो, तो आप ये आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर जो डिवाइस होता है वो एक कंफर्मेशन भेजता है कि अच्छा ठीक है, जो तुमने मेरे को आईपी एड्रेस ऑफर करा है वो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिजेक्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर उसके बाद डीएचसीपी एक एक्नॉलेज भेज देता है कि भाई ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है और तुम में ये आईपी एड्रेस असाइन भी हो गया है। देखो, इसको डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। एक डिवाइस पहली बार नेटवर्क में कनेक्ट हुआ तो वो भेजता है डीएचसीपी डिस्कवर कि हे आई एम न्यू हियर, इज देयर एनीवन हु कैन गिव मी एन आईपी एड्रेस। तो डीएचसीपी जो सर्वर होता है वो कहता है या श्योर थिंग, हे श्योर थिंग, यू कैन हैव 192.168.1.10। वो कहता है डीएचसीपी रिक्वेस्ट, यस दैट वुड बी ब्रिलियंट, आई विल स्टार्ट यूजिंग 192.168.1.10। फिर उसके बाद सर्वर कहता है, एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, ओके ग्रेट, यू कैन यूज दैट आईपी एड्रेस फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो ये होता है डीएचसीपी।
काफ़ी ज़्यादा आसान चल रहा है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं चल रहा आई बिलीव। आप कमेंट कर देना ज़रूर आपको कैसा भी लग रहा हो। तो व्हाट टाइप ऑफ DHCP पैकेट इज यूज्ड बाय डिवाइस टू रिट्रीव एन IP एड्रेस, वो होता है DHCP डिस्कवर। What type of DHCP packet does a device send once it has been offered an IP address? मतलब अगर उसको IP एड्रेस मिल गया है DHCP सर्वर से तो क्या भेजता है, उसको IP एड्रेस मिल जाता है तो उसके बाद वो DHCP रिक्वेस्ट भेजता है। What is the last DHCP packet that is sent to a device from a DHCP server? तो भेजता है DHCP ACK। ठीक है, तो अब OSI मॉडल देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर देना। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी प्लेलिस्ट की, जो अगले वीडियो में देखेंगे हम OSI मॉडल एक बार दोबारा से। वैसे OSI मॉडल पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है पर शॉर्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।